हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की फिफ्थ वीडियो होने वाली है जहां पर हम चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड उनसे रिलेटेड डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है नेटवर्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क क्या होता है तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं नेटवर्क क्या होता है। अदरवाइज आप स्क्रीन में देख सकते हो, एंड नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस और पीपल। एग्जैक्टली इसका बेसिक मतलब होता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक तरीके का लिंक क्रिएट करते हैं। तो इसी लिंकेज को जब मास लेवल में किया जाता है तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दो दोस्त हैं, वो आपके दूसरे दोस्तों से मिलेंगे तो वो उनके भी दोस्त कहलाएंगे। एंड देन ऐसे ही अगर वो दोस्त किसी और दूसरे दोस्त से मिले तो आप देख सकते हैं कि दो बंदे से हमारा ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड ये आपस में एक दूसरे के दोस्त भी बनते जा रहे हैं। सेम वे में ये नेटवर्क भी काम करता है जब डिवाइसेस या फिर पीपल की बात कर लो, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो आपस में मेमोरी एंड डेटा को शेयर करते हैं। जैसे इंसान एक दूसरे के साथ गॉसिप्स करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस ले लो डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तब एक नेटवर्क क्रिएट होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इट अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एक नेटवर्क जो क्रिएट होता है उसमें बेसिकली डेटास का शेयर या फिर एक्सचेंज ये होना होता है। तो ये होता है हमारा नेटवर्क। अब इसके एग्जांपल्स कब कब आते हैं, कहाँ कहाँ हम करते हैं, जैसे सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, बैंक एंड हॉस्पिटल नेटवर्क, या फिर कोई भी ग्रुप, स्मॉल ग्रुप या लार्ज ग्रुप कह लो, सारे ही एक एग्जांपल है नेटवर्किंग का। एंड ऐसे ही पीपल नेटवर्क होते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन अ मास लेवल ऑफ कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख सकते हो, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज सेड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू शेयर डेटा। एग्जैक्टली जस्ट आई सेड बिफोर कि जब दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़कर कोई डेटा शेयर कर रहा होता है तब उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज या फिर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक क्या क्रिएट कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कंप्यूटर खुद तो वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा ना, इसके लिए वो क्या करेगा? प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेगा। एंड अगर आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप मॉनिटर में तो नहीं लिखोगे ना, उसके लिए आप क्या कनेक्ट करोगे? कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे। तो ये एक तरीके से वायरलेस या फिर वायर्ड जो भी कह लो कनेक्शन बनाते हैं, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और ये जब कंप्यूटर डिवाइसेस का होता है तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये बेसिकली नोड्स मतलब एंडिंग है, मतलब ये अगर इसका एक एंड है तो इसको हम नोड कहेंगे। ये अगर किसी का एंड है तो इसको हम नोड कहेंगे। यहीं पे यही फिगर को बताया गया है कि कंप्यूटर प्रिंटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाया जाता है। एंड ये जो नेटवर्क है ये दो वेज में कनेक्टेड होते हैं, एक आइदर यू यूज वायर और कनेक्ट विद वायरलेस मोड। मतलब कि ये या तो आप तार या फिर केबल्स का इस्तेमाल करो एक दूसरे को कनेक्ट, एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप वायरलेस मोड जैसे वाईफाई ब्लूटूथ का इस्तेमाल करो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। पहले हम इथरनेट केबल्स या फिर वायर्स का इस्तेमाल करते थे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, लेकिन आजकल की जो मेजर ऑडियंस है वो वायरलेसली जाना प्रेफर करती है। तो ये आप याद रखना। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये हमारे डिफरेंट टास्क के लिए यूज होता है। जैसे किसी को आपको मैसेज भेजना है, किसी के साथ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, या फिर किसी के साथ मिलकर एक टास्क को कंप्लीट करना है इन सेम टाइम विद डिफरेंट डिवाइसेस, तब हमारा ये नेटवर्क जो है बहुत ही यूजफुल माना जाता है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, शेयर इंटरनेट फाइल्स प्रिंटर एंड मोर, communicate instantly, email, audio, video calls, website. Scalable network can be small or two devices or a big as internet. हाँ जी। एंड इसका जो एंड एक और चीज, हमारा जो इंटरनेट है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट कोई हाइब्रिड या फिर इमेजिनेशन वाला मॉडल नहीं है कि हम बस डेटा डालते हैं और ये चीज डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आपका क्या आइडिया है इंटरनेट क्या है, लेकिन मैं इन जनरल बता दूं,
इंटरनेट बेसिकली कनेक्शन ऑफ मास लेवल ऑफ कंप्यूटर्स या फिर टेक्नोलॉजीज है जो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करती है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, और इसका नाम दिया गया है इंटरनेट। ये बेसिकली साइंटिस्ट का ग्रुप था, उन्होंने बनाया था अपने डेटास, अपने साइंटिफिक डेटास या फिर रिसर्च को शेयर करने के लिए। फिर ये मास लेवल में यूज होने लग गया एंड देन इसका नाम अब इंटरनेट पड़ा है। अब ये जो इंटरनेट है ये बेसिकली ज्योग्राफिकली डिफरेंशिएट किया गया है। ज्योग्राफिकली इन द सेंस ऑफ रेंज, जैसे स्मॉल जो रेंज ऑफ इंटरनेट है या फिर नेटवर्किंग है कंप्यूटर की, उसको हम लैन कहते हैं। उससे जो ज्यादा बड़ा होता है उसको मैन कहते हैं। उससे और जो ज्यादा बड़ा होता है उसको वैन कहते हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है तो आप इन्हीं तीनों को पढ़ोगे। एक जो होता है लैन, जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल से आप समझ सकते हो ये स्मॉल रेंज में वर्क करता है। फिर आता है मैन, जो कि होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि और बड़ा होता है। यहाँ पर आप इसके बाइफिकेशन भी देख सकते हो। लैन इज स्मॉल जस्ट लाइक रूम और स्कूल। मैन सिटी और टाउन को कवर करता है। एंड वैन कंट्री और वर्ल्ड, कोई भी ले लो, ये उस लेवल पे वर्क कर रहा होता है। एग्जाम्पल पे लैन हम स्कूल लैब्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन हम सिटी के वाईफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। और वैन हम इंटरनेट को मान सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। क्लियर है? एंड इसको चलो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला जो डायग्राम गिवन है कि मैन हमारा कि लैन हमारा ये हो गया, मैन हमारा ये हो गया एंड वैन हमारा ये हो गया। आप ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हो। तो चलो अब इसको एक एक करके देख लेते हैं इन डिटेल में। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंथ से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज लिमिटेड टू द रूम, ऑफिस और स्कूल की बिल्डिंग मान लो। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, लिमिटेड रेंज होती है इसकी। और इसकी जो स्पीड होती है 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक जाती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MBP। लेकिन यहाँ पर आप अप्रोक्स 1 गीगाबाइट ले लो। एंड इसका जो यूज होता है बेसिकली वाईफाई या फिर कनेक्टिविटी इंटरनेट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे घर पे हम वाईफाई लगाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे ही। एंड इसका आप डायग्राम देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, जहां पर लिमिटेड रेंज ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। एंड देन आता है हमारा सेकेंड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो बेसिकली लैन एरिया नेटवर्क का कलेक्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, 2-3 लैन एरिया नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, फिर एक ज्यादा बड़ा रेंज ऑफ नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इट कवर्स लार्जर एरिया देन लैन, काइंड ऑफ सिटी या फिर टाउन कह लो, कंबाइंस ऑफ मल्टीपल लैंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क्स एंड सिटी वाइड ब्रॉडबैंड। एंड देन हमारा आता है नेक्स्ट वाइडर एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं वैन। और ये सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसको हमने नाम भी दिया है इंटरनेट। करेक्ट है? एंड इसका काम बहुत जगहों पे होता है। आप पर्सनल लाइफ में भी देख लो इंटरनेट का हम कितना हद तक इस्तेमाल करते हैं। बैंक्स भी, एमएनसीज भी, यूनिवर्सिटीज भी, कुछ भी कह लो, सभी इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। अभी जो इंटरनेट है इसकी हाइप इसलिए बढ़ी क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा है। तो वो डेटा अगर आपको चाहिए तो आप भी उनसे जुड़ोगे, फिर आपके जुड़ने के बाद आपका डेटा भी शेयर होता है, फिर वो डेटा किसी और पे जाता है, फिर वो उसका डेटा दोबारा शेयर होता है। तो ऐसे हमारा ये जो नेटवर्क है इंटरनेट का, ये बढ़ता ही चला गया। इसको पहले लिमिटेड एरिया के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसका यूज केस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए ये बढ़ता चला गया एक्सपोनेंशियली। तो आज के जमाने पे आप देख सकते हो इंटरनेट घर घर पे अवेलेबल है। लेकिन पहले के टाइम पे बस गवर्नमेंट्स या फिर एमएनसीज या फिर बिजनेसेस वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे होते थे। यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हो कैसे ये वर्क कर रहा होता है। मान लो ये कोई कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, एंड इंटरनेट इन दोनों को जोड़ के रखता है। बस यही दोनों नहीं, सारी कंट्रीज को इंटरनेट एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो इसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। देन आता है हमारा नेटवर्क डिवाइस ओवरव्यू। अब ये जो कनेक्शन हमने देखा, जहां पर हमने नेटवर्क को क्रिएट किया, इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो नहीं ना कि एक ही वायर का इस्तेमाल करके हम इस यहाँ से लेके उस कोने तक ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर ऐसे कर रहे होते हैं तो पूरा हमारा स्काई वायर से कनेक्टेड होता।
एकदम ब्लैक हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो इस कनेक्शन को बनाने में हमको हेल्प करती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, जैसे मॉडेम कह लो, राउटर, स्विच, हब, एनआईसी, रिपीटर, गेटवे। ऐसे ऐसे डिवाइसेस है जो कि हमको हेल्प करती है हमारे कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। अब ये होते क्या है? मॉडेम कनेक्ट करता है आईएसपीस, इनको हम डिटेल में कवर करेंगे तो टेंशन नॉट। राउटर आपने नाम सुना ही होगा क्या होता है, स्विचेस भी आपने सुना होगा, एंड हब, एनआईसी, रिपीटर, गेटवे क्या होता है, इनको चलो डिटेल में ही देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम मॉडेम एंड एनआईसी कार्ड को देखते हैं। बेसिकली मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का एमओ मॉड्यूलेटर से आता है एंड डीईएम डीमॉड्यूलेटर से आता है। ये बेसिकली क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है? अब आप ही बताओ, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बेसिकली डिजिटल लैंग्वेज 0 एंड 1। लेकिन डिजिटल लैंग्वेज या फिर डिजिटल सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर कर रहे भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं करप्ट होगा। तो हमको रिक्वायर्ड होती है कि उसको हम पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें एंड देन उसको ट्रांसमिट करने के बाद वापस से चेंज करें। तो इसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? मॉडेम, जो कि क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर से लेता है, देन उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। फिर वो एनालॉग सिग्नल वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है एंड देन जहां पर पहुंचना होता है वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो मॉडेम रहता है उस सिग्नल को वो कलेक्ट करके उसको डीमॉड्यूलेट करता है, मतलब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इससे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो पाती है। एंड एनआईसी जो होती है वो एक इथरनेट कार्ड होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि एक खास फीचर प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ पाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में एनआईसी नहीं रहेगा तो हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो ये इसका पोर्ट है, आपने अपने कंप्यूटर्स में देखा होगा, ये पहले भी मिलते थे अब भी मिलते हैं। यही पोर्ट है जो हमारे इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करवाते हैं। क्लियर है? एनआईसी बेसिकली एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम आता है, और इसका एक इंडिविजुअल मैक एड्रेस भी होता है जो कि इसकी एड्रेस बताती है। एंड इस फिगर में आप देख सकते हो ये हमारा लैपटॉप है जो कि कुछ सिग्नल्स को सेंड करना चाहता है। तो वो सिग्नल पहले इस मॉडेम से कन्वर्ट होता है एनालॉग सिग्नल में, देन दूसरा जो मॉडेम होता है दूसरे एंड में वो सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड देन इसको समझ में आती है। क्लियर है? फिर आता है रिपीटर। अब बेसिकली रिपीटर का काम होता है बूस्ट करना। क्यों बूस्ट करे ये? क्योंकि जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तब क्या होता है, सिग्नल फेड होने लग जाता है। तो सिग्नल की अगर स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी तो सिग्नल में क्या इंफॉर्मेशन है वो कैसे पता चलेगा? तो बीच बीच में हमको रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। आप इस फिगर में देख के समझ सकते हो कि अगर जब जब हमारा सिग्नल वीक होता है तो ये जो रिपीटर्स होते हैं इनको इन सिग्नल्स को वो एम्पलीफाई कर देता है एंड देन वो ज्यादा रेंज तक, मतलब दूर तक पहुंच पाता है। अगर ये रिपीटर्स नहीं होंगे तो हमारा डिस्टेंस बहुत लिमिटेड हो जाएगा। फिर आता है हब एंड स्विचेस। बेसिकली हब एंड स्विचेस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस एडवांसमेंट का फर्क है कि हब जो है वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो सारे ही कनेक्शंस में सेंड कर रहा होता है। मतलब मान लो यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ यहाँ और यहाँ डिवाइसेस कनेक्टेड है, और मान लो इस डिवाइस के अंदर से कोई डिवाइस कनेक्टेड है जो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो हब क्या करेगा, ये नहीं देखेगा किसको भेजना है, ये बेसिकली सबको ही वो डेटा भेज देगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो हब की ये लिमिटेशन होती है। लेकिन जो हमारी स्विच होती है ये देखता है कि किसको भेजना है, देन ये उसको सेंड करता है। अब एक और लिमिटेशन, अगर यहाँ पर एक एक करने के बजाय अगर दो सिग्नल्स आ गई तब ये ढंग से काम नहीं कर पाता, लेकिन ये हमारा जो स्विच है तब उस सिचुएशन में ढंग से काम कर लेता है। इतना भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर आप स्क्रीन में चार्ट में भी देख सकते हो, हब जो होता है टू ऑल डिवाइसेस को डेटा फॉरवर्ड करता है जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन स्विच जो होता है ओनली डेस्टिनेटेड डेटा या फिर डिवाइसेस को सेंड कर रहा होता है। एंड कोलिजन की बात करें, सब में हाई चांसेस होते हैं लेकिन स्विच में अवॉइड होते हैं कोलिजन। अभी मैंने आपको रीजन बताया क्यों।
एंड जैसे कि ये काम हो रहे हैं तो हब बेसिकली स्लोअर ही होगा एंड स्विच जो होगा वो फास्टर होगा, क्योंकि इसको पता है कहाँ पर जाना है तो वो डायरेक्टली वहीं पे तो जाएगा, लेकिन हब को नहीं पता तो वो इधर उधर घूमता रहता है, तो इस वजह से ये स्लो होता है। फिर आता है हमारा राउटर एंड गेटवे। ये और एडवांस वर्जन ऑफ हब एंड स्विचेस है। राउटर आपने सुना ही होगा कि क्या काम होता है इसका। राउटर बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट्स लैन टू द इंटरनेट, रीपैकेजेस एंड रूट्स द डेटा। मैं इन सिंपलर टर्म बता दूं, राउटर क्या होता है, कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आपने अपने घर पे वाईफाई का भी राउटर लगाया होगा, एंड इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपके पास अगर बड़ा डेटा है शेयर करने के लिए तो ये देखता है कि कैसे कंपैटिबल है उस डेटा को हम उस लोकेशन तक पहुंचा पाए। अगर एक बड़ा डेटा एक ही बार में पहुंचा सकते हैं तो वो एक ही बार में पहुंचा देता है, लेकिन अगर एक डेटा बहुत बड़ा है और उसको हमको पार्ट पार्ट में पहुंचाना पॉसिबल है, एक साथ पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, तब वो पार्ट पार्ट में पैकेजेस के द्वारा पहुंचाता है, जिससे हमारा डेटा विदाउट करप्शन और लॉस इजीली ट्रांसमिट हो पाता है। क्लियर है। एंड गेटवे आप देख सकते हो, गेटवे एक तरीके से गेट ही मान लो, जो कि कनेक्शन के बीच में एक ऐसा गेट क्रिएट करता है जस्ट लाइक टोल, कि अगर आपके पास परमिशन है तो ही आप जा पाओगे, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो नहीं जा पाओगे। जो डेटा पहुंचाना है वही जा पाता है, कौन सा डेटा आ रहा है उसका भी सारा देखभाल कौन करता है, हमारा गेटवे करता है। दोनों बेसिकली सिमिलर ही है, इसीलिए आप फोटो में भी देख सकते हो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। बस हमारे यूजेस पे डिपेंड करता है कि ये कैसे हम इसमें इस्तेमाल करें अपने नेटवर्क में बेसिकली। बाकी आप यहाँ पर ये टेक्स्ट देख लेना, यही सब लिखा है। फिर आता है इस नेटवर्क को क्रिएट करने के कुछ मेथड्स। टोपोलॉजी बेसिकली मेथड्स होता है, एक स्टडी होती है जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होगा। दैट्स ऑल। टोपोलॉजी नाम सुन के घबराना मत, बेसिकली ये नेटवर्क की स्टडी होती है टोपोलॉजी। अब जो नेटवर्क है वो कैसे क्रिएट होगा, जिससे हमारे डिवाइसेस का जो समय है मतलब टाइम है और उनका जो रिसोर्स है उसकी बचत हो पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आपने ऐसा एक नेटवर्क बनाया जिसमें एक ही डायरेक्शन है जाने की, तो अगर कोई डेटा अगर पीछे आना चाहता है तो कैसे आएगा, ये भी एक स्टडी है कि उसका टोपोलॉजी कैसे डिफाइन होगा। ऐसे और भी सिनेरियोज होते हैं जिनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली टोपोलॉजी होती है लेआउट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर लेआउट ऑफ नेटवर्क लिखा है, एंड इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड कह लो। ये क्लास 6 के बुक्स में भी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप वहां से भी देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैश टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। मैश टोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है सबके साथ कनेक्टिविटी होती है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो डिवाइस है ये हर एक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो डिवाइसेस है ये भी हर एक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर, जैसे कि मैंने अभी बोला, एंड जस्ट बिकॉज ये सबके साथ कनेक्टेड है तो सिग्नल और ट्रांसमिट और रिसीविंग का जो टाइम है वो बच जाता है। एंड अदर हैंड अगर ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा मतलब खराब हो गया तो भी हमारा ये जो नेटवर्क है वो वैसा ही वर्क कर रहा होगा। करेक्ट है। तो ये बहुत ही रिलायबल होता है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है जब हम इसको बनाने जाते हैं। फिर आता है हमारा रिंग एंड बस टोपोलॉजी। आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, ये हमारा रिंग टोपोलॉजी है, ये हमारा बस टोपोलॉजी है। पहले मैं बस को समझा दो। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस एक मोटा सा नेटवर्क होता है, मतलब एक मोटा सा वायर होगा या फिर कनेक्शन होगी जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। अगर ये मोटा सा जो नेटवर्क है मतलब ये जो वायर है ये अगर डिस्कनेक्ट या फिर फेल हो गया तो ये जो नेटवर्क है पूरा का पूरा ही फेल हो जाता है, या फिर इस पोर्शन तक फेल हो जाएगा और ये वर्क करने लग जाएंगी। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर ये पोर्शन खराब हो गया तो ये पोर्शन बस वर्क कर रहा होगा अगर यहाँ तक सिग्नल्स आ रहे होंगे तो।
एंड इसी को अगर हम जोड़ दें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये बन जाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसमें सेम कि कोई ओपनिंग नहीं होती, सारे ही डिवाइसेस इन सिंगुलर फॉर्म इन रिंग वे में कनेक्टेड होते हैं। एंड इसकी डायरेक्शन भी यूनी डायरेक्शन होती है दोनों की, मतलब अगर डेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पूरा कवर करेगा, देन इसमें वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर बस की बात करें तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस ये वन डायरेक्शन में जाते रहेगा, वापस नहीं आएगा। एंड एक और चीज, ये अगर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है एंड ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले इसमें आएगा वो इंफॉर्मेशन, देन इसमें आएगा इंफॉर्मेशन, देन इस पे आएगा इंफॉर्मेशन। अगर मान लो इस तक पहुंचानी थी, देन वो इस पे आएगी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन लीकेज का बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है, सिमिलर टू दिस ऑल्सो। एंड देन आता है हमारा स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में एक गेटवे या फिर कनेक्टर जैसा एक डिवाइस रहेगा जो कि सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो फिगर में। और अगर ये डिवाइस खराब हो गया तो हमारा जो नेटवर्क है ये पूरा ही बंद हो जाता है। क्लियर है? एंड देन जब स्टार टोपोलॉजीज को हम बहुत सारे को कनेक्ट कर देते हैं, तब हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये जस्ट इसका हाइब्रिड वर्जन है। तो चलो अब इंटरनेट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इंटरनेट बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स है, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो उसी को हमने नाम दिया है इंटरनेट, और ये वर्ल्ड वाइड चलता है। मतलब हर एक कोने में आपको इंटरनेट मिल जाएगा, या वो कनेक्शन मिल जाएगी जहां से आप दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हो इन एनी लोकेशन। क्लियर है? अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट ब्राउजर, या फिर इंटरनेट को चलाने के लिए एक ऐप जिसको बेसिकली ब्राउजर ही कहते हैं, एंड आपका कनेक्शन जो कि आपके लोकल प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी कंपनीज एयरटेल वगैरह जो कि सिम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर आईएसपी जैसे आपके गलियों में होंगे जो आपको वाईफाई प्रोवाइड करते होंगे, वो सब। ये बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ये जो इंटरनेट है इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉल कर लिया, चैट कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, या फिर एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, जैसे हमारे फोन से हमने एसी को कनेक्ट कर लिया, टीवी को कनेक्ट कर लिया, ये कम्युनिकेशन होगी। एंड एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस में, या फिर इंफॉर्मेशन लेने या फिर देने के लिए हम एजुकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी भी हम करते ही हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी इंटरनेट के थ्रू ही आपको मिलेगा, जो कि एक एजुकेशनल मीडियम होगा, ये एक एप्लीकेशन होगी इंटरनेट की। और ई कॉमर्स में जहाँ पर हम ऑनलाइन कुछ चीजें बेच या फिर खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो, या फिर कोई भी वेबसाइट जो कि आपको ऑनलाइन कोई चीज खरीदने में या फिर बेचने में हेल्प करती है, वो ई कॉमर्स में आ जाता है। क्लियर है? फिर आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जैसे हमने कोई चीज स्ट्रीम कर ली, वीडियोस वगैरह देख लिया, या फिर हमने कोई सोशल मीडिया ऐप चला ली, कुछ भी मूवी वगैरह देख लिया, गेम वगैरह खेल लिया, गाने वगैरह सुन लिए, ये सब एंटरटेनमेंट में आ जाता है। ये भी एक दूसरा एप्लीकेशन है इंटरनेट का। एंड नेक्स्ट आता है स्मार्ट डिवाइसेस। जैसे हम स्मार्ट डिवाइसेस कह रहे हैं, मतलब वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका एसी, आपका टीवी, आपका वॉच, आपका एयरबड, ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम आईओटी डिवाइसेस भी कहते हैं। क्लियर है? फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे हम वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट्स वगैरह। एंड देन हम मेल्स वगैरह भेज सकते हैं, फिर चैट्स वगैरह, एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह, मतलब ऑनलाइन कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ मेन टॉपिक्स थे आपके बुक के, इसको डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब या फिर WWW। ये तो आपने सुना ही होगा, आपने मीम में भी देखा होगा। www.com, wb.com, gov.com, in, / https,
बंगाल की जो मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो भी कुछ ऐसा ही www.com ऐसे कहती रहती है। एक मीम है वो बेसिकली, वहां पे तो आपने सुना ही होगा। तो बेसिकली www रिप्रेजेंट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जितने भी वेबसाइट जो ग्लोबली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आर कम अंडर वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपका कोई लोकल वेबसाइट है, वो बस लोकली चलता है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं आता, मतलब कि वो ग्लोबली नहीं आता, तो उसको वर्ल्ड वाइड कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब आया था वो इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने इन 1990s। दो टर्म्स आती है वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज और एक वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट्स जो होते हैं वो कलेक्शन होती है वेब पेजेस का, जैसे कि हमारा बुक होता है। अगर हमारा होल बुक कंसिडर करोगे तो वो हमारी वेबसाइट कहलाएगी, लेकिन अगर आप सिंगल पेज कंसिडर करोगे वो हमारी वेब पेज कहलाएगी। आप इतना याद रखना। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर वेबसाइट आता, वेबसाइट वास्ट सिस्टम ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्सेस थ्रू इंटरनेट बट नॉट द सेम एज इंटरनेट। एंड ये जो वेबसाइट है इसके तीन कोर टेक्नोलॉजी होती है। एक होता है HTML, एक होता है URL एंड एक होता है HTTP या फिर HTTPS। अब ये क्या होता है? HTML बेसिकली स्ट्रक्चरल वेबसाइट प्रोग्रामिंग होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके का वेब क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ HTML हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? URL उसका एड्रेस होता है। अब देखो आपके कंप्यूटर में कौन सी फाइल है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके सेव होती है, तो उस लोकेशन में अगर क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुलती है। क्लियर है? वही फाइल तो हम ऑनलाइन सर्व कर रहे होते हैं, तो आपके जो कंप्यूटर का लोकेशन है अगर वही जाएगा तो कैसा ही दिखता है, अजीब सा नहीं दिखेगा कि कंप्यूटर की लोकेशन शो हो रही है उसके एड्रेस में, जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि एक लिंक बन जाता है बाद में। कभी कभार ये बहुत ही इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग का या फिर हैकिंग का भी रीजन बन जाता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इसको हाइड करने के लिए बेसिकली हम URL का इस्तेमाल करते हैं। URL बेसिकली उसका नाम होता है जिसके अंदर हमारी लोकेशन सेव रहती है, मतलब कि ये अगर आप उस नाम को लिखोगे तो आपके कंप्यूटर की वो लोकेशन की फाइल एक्सेस कर पाएगी। क्लियर है? फिर HTTP या फिर HTTPS बेसिकली सिक्योरिटी प्रोग्राम्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि आपको सिक्योर वेबसाइट रन करने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पहले URL स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक URL। क्लियर है? अब ये जो URL है इसके अंदर एक लोकेशन सेव है, जिसको क्लिक करते ही वो लोकेशन ऑन हो जाती है। एंड उस लोकेशन में जो फाइल है वो इंटरनेट में सेव नहीं है, वो बेसिकली किसी और कंप्यूटर में सेव है। तो उस कंप्यूटर की लोकेशन अगर इस URL की जगह आती तो देखने में कैसा लगता। और बहुत बार ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी हाइड करना नेसेसरी होता है। तो उस लोकेशन को हमने एक नाम से रिप्लेस कर दिया बेसिकली, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बस आप इतना समझो। ठीक है? अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखा है जो कि HTTP, ये बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल है जिसके अंडर ये वर्क कर रहा है। क्लियर है? एंड उसके अंदर ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है एंड ये हमारा सब डोमेन कहलाता है। सब डोमेन हम चूज करते हैं, जैसे NCERT इसने नाम लिया है कि इसका नाम NCERT रखा जाए। यहाँ पर आप Amazon भी लिख सकते थे, आप फ्लिपकार्ट लिख सकते थे, आप apple.com लिख सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड ये जो वेबसाइट रन हो रही है वो प्रोटोकॉल्स पे रन होती है, जरूरी नहीं है आपका HTTP प्रोटोकॉल ही आए, बहुत बार HTTPS भी आता है। मैक्सिमम HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हैं क्योंकि ये सिक्योर होता है, लेकिन कभी कभार FTP टेलनेट जैसे प्रोटोकॉल्स भी शो होते हैं, तो आप ध्यान रखना। आप उन्हीं वेबसाइट को कंसिडर करो, विजिट करना जहां पर HTTPS वाला आपको वेबसाइट दिखे। क्लियर है? क्योंकि यही ज्यादा सिक्योर होते हैं, वरना ये ज्यादातर स्पूफिंग या फिर हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल दो तरीके से होता है, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम फिजिकल करें तो हमारा चिट्ठी लिखेंगे एंड देन उसको जाके पोस्ट कर देंगे, वो भी मेल है। लेकिन वही पोस्ट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में करें तो उसको ईमेल कहा जाता है। लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो सेम रहता है कि जो सेंडर है उसका भी एड्रेस चाहिए होता है एंड जो रिसीवर है उसका भी एड्रेस चाहिए होता है। एंड जो एड्रेस होता है वो बेसिकली हमारे गूगल अकाउंट्स होते हैं,
जहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी लिखते हो एंड जिसको भेज रहे हो उसकी भी जीमेल ईमेल आईडी लिखते हो, तभी जाके वो पहुंच पाता है। अब यहाँ पर आप गौर करोगे तो इसके लिए एक मीडियम चाहिए जो कि हमारा इंटरनेट होता है। लेकिन अगर हम फिजिकल मेलिंग की बात करें तो वहां पर कंपनीज होती है, जैसे डाक हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, वो हमारी मेलिंग करवाती है। एंड इसके अंदर हम कुछ अटैचमेंट्स भी जोड़ के भेज सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो या फिर टेक्स्ट इमेजेस वगैरह। एंड इनके लिए हमको अकाउंट्स की जरूरत होती है जो कि हमारा ईमेल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड ये कुछ कंपनीज हैं जो कि मेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग को करवाती है, जैसे जीमेल एंड आउटलुक। जीमेल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो आप जीमेल ही यूज करते होंगे आई गेस। लेकिन इसके अलावा आउटलुक भी हमको मेलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड अगर इसके फीचर्स की बात करें तो हम यहाँ पर कंपोज कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं, सीसी, बीसीसी, ड्राफ्ट, फॉरवर्डिंग, फोल्डर, स्पैम फिल्टर, सिग्नेचर, प्रिंट एंड सेव इमेज, सर्च एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स, ये सारे फीचर्स हम अप्लाई करके देख सकते हैं। सीसी और बीसीई वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जब आप एक से ज्यादा पर्सन को सेम मैसेज सेंड करना चाहते हो। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ इसका ड्राफ्ट कैसे दिखता है। बेसिकली ये हमारा जीमेल है, जहां पर आप जीमेल खोलते ही ऐसा कुछ इंटरफेस देखोगे। यहाँ पर एक प्लस आइकन आता है जो कि है कंपोज का। अगर आप कंपोज करोगे तो इसके अंदर आप अपना जीमेल आईडी, जिसको भेजना है उसकी आईडी लिखो, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड कि क्या भेजना है। एंड देन यहाँ पर आपका मैसेज आता है, जो भी आपको मैसेज भेजना है। जैसे आपको लीव एप्लीकेशन के लिए भेजना है तो यहाँ पर आप लीव एप्लीकेशन लिखोगे, ताकि उसको पता चले कि लीव एप्लीकेशन भेजी गई है। एंड देन इसके अंदर उसका कंटेंट आएगा, रिसिप्ट में उसकी जीमेल आईडी जिसको भेजनी है। एंड यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे अटैच करना है तो आप अटैच करो, सिंपली अपलोड करो। यहाँ से गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हो, कुछ भी यहाँ से इंसर्ट करो। एडिटिंग के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड देन सेंड करो, ये सेंड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर इनबॉक्स है, स्टार्ट मैसेज है, स्नूज्ड मैसेज है, सेंड का मैसेज है, ड्राफ्ट में जो आपने बना के रखा है लेकिन भेजा नहीं है, जैसे अभी हमारा ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट में चला गया। एंड मोर में भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, स्पैम फोल्डर है, बिन फोल्डर है, ऑल मेल है, एक्सेट्रा। एंड सीसी का मैं भूल गया। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो सीसी और बीसी करके ऑप्शंस है जो कि आपको एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप एक से ज्यादा ईमेल आईडी को कंसीडर करोगे तो सबको ही भेजा जाता है सेम मैसेज। फिर आता है हमारा चैटिंग या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग में हम रियल टाइम कम्युनिकेटिंग करते हैं थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जो कि आज में सारे ही करते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैन बी यूज वन टू वन और ग्रुप चैट, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है। हम सोलो भी एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं और ग्रुप में भी एक ग्रुप बना के चैट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एग्जांपल में स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप, स्लैक, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया ऐप अवेलेबल है। फिर आता है एक VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली हम इंटरनेट की हेल्प से कॉलिंग फैसिलिटी ऑन कर रहे होते हैं, मतलब यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी लिखा है मेकिंग वॉइस कॉल्स यूजिंग इंटरनेट नॉट ट्रेडिशनल फोन्स, एग्जाम्पल व्हाट्सएप कॉल, स्काइप एंड जूम्स। ये बेसिकली हमने कर भी लिया है, तो इसको ज्यादा बताने की आई होप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके फायदे क्या है? ये इकोनॉमिक है, फ्री है और कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। क्वालिटी क्या है? इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करती है कि ये कितना ब्लर या फिर कितना नॉइजी होगा आपका नेटवर्क, ये सब। एंड देन वेबसाइट क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वेबसाइट इंटरलिंक्ड वेब पेजेस होते हैं अंडर वन डोमेन, मतलब एक नाम से बहुत सारे पेजेस का लिंक होता है एक वेबसाइट, जस्ट लाइक योर बुक। एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं एंड वो पेजेस जब बन जाते हैं एक बुक क्रिएट होती है। सिमिलरली हमारी वेबसाइट भी वैसे ही है। क्लियर है? इसका पर्पस क्या है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस में, सोशल मीडिया के लिए, कुछ कुछ भी काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इंटरनेट में जो भी दिखता है आपको ब्राउजर्स के थ्रू, वो बेसिकली वेबसाइट्स के थ्रू ही आपको दिखता है। अगर वेबसाइट्स ना हो तो आपको कुछ ना दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनीज की वेबसाइट, गवर्नमेंट पोर्टल, ई कॉमर्स साइट, ये सारे ही ले लो। आपको ये पता ही है तो मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, सिंपली इसको स्किप करते हैं।
इसका पर्पस क्या होता है? आपको कुछ सेल करना है, बाय करना है, एजुकेशन, परचेसिंग करना है, पब्लिश करना है, कम्युनिकेशन, फीडबैक, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। अब वेब पेज क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था, एक सिंगल पेज होता है HTML का जिसके अंदर लिमिटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो वो एक वेब पेज कहलाती है। एंड यही पेज जब एक एक करके हम जोड़ के एक कलेक्शन बनाते हैं तो वो एक वेबसाइट बनती है। एंड इसके अंदर टेक्स्ट होती है, इमेजेस होती है, वीडियो, सॉफ्टवेयर, विजेट्स या फिर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स कह लो, ये सभी होते हैं। तो कभी आप बताओ, कभी आपने वेबसाइट क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ HTML? अगर नहीं करी है तो आप ट्राई करके देखो, ये बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। अब इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक वेब पेज। जो स्टैटिक पेज होता है उनका काम लिमिटेड होता है कि एक बंदा आएगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे देनी है। लेकिन जो डायनेमिक वेब पेजेस होती है, इसको नहीं पता कैसा बंदा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या पता इसका मैनेजर आ रहा है, क्या पता इसका यूजर आ रहा है, क्या पता गवर्नमेंट मांग रही है, क्या पता टेक्निकल सपोर्ट वाली टीम कुछ डेटा मांग रही है। तो इसके पास अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग टाइप के डेटा फैच करने होते हैं, तो ये डायनेमिक वेब पेज कहलाती है। यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हो, स्टैटिक इज सेम फॉर ऑल यूजर्स, डायनामिक कैन चेंज बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर्स। बिल्ट इन HTML, CSS, JS, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक है, इसका कुछ खास काम नहीं होता, बस आता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, वही इन्फॉर्मेशन ही फैच करके देता है, तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन डायनेमिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे PHP, पाइथन, जावा वगैरह। एंड स्टैटिक है तो इसका स्पीड फास्ट है, डायनामिक है तो इसके लिए ये स्लोअर काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिपोजिटरीज इसको लोड करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड स्टैटिक पेज हमारा ज्यादातर अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस होती है। लेकिन डायनेमिक में हम वो पेजेस को क्रिएट करते हैं जो कि यूज हो रहा होता है फ्रिक्वेंटली, जैसे शॉपिंग कार्ड, न्यूज फीड, इन्वेंट्री पेज, ये सब। एंड अब ये सब पेजेस को कौन होस्ट करेगा, कौन चलाएगा? आप तो ले लेके खड़े नहीं होंगे ना कि आपसे कोई कुछ मांग रहा है, आप एक हाथ छुपा के दूसरे हाथ में वेब पेज शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इनको होस्ट करने के लिए हमको सर्वर्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर हमारी फाइल लोड होती है और वो सर्वर्स एक्टिव रहते हैं, जिसके ऊपर ये इजीली काम कर पाता है। अब ये सर्वर्स जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि खास उसी वेब पेज के लिए वो पूरा का पूरा सर्वर है, या फिर अगर स्मॉल वेब पेज है तो आपके वो कंप्यूटर में भी लोड हो सकते हैं। जैसे मान लो गूगल का या फिर माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, वो कितने यूज है, वो बेसिकली डेडिकेटेड है उसी ऐप को, उसी एप्लीकेशन को या फिर उसी कंपनी को, वो बस उसी से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन आप मान लो आपने एक छोटा सा ऐप बनाया है, फिर आपने छोटा सा एक वेबसाइट बनाया, तो आपका जो सर्वर कहलाएगा वो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ही कहलाएगा। जब जब आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बंद हो जाएगी, आपका वेब पेज गायब हो जाएगा इंटरनेट से। ये काइंड ऑफ ऐसे वर्क करता है। इसको और अच्छे में समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि वेब सर्वर्स स्टोर एंड सर्व वेब पेजेस टू यूजर्स, जो कि मैंने अभी बताया, कैन बी विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ जी, पहले हार्डवेयर पे डेडिकेटेड था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ चुके हैं जो हमारे सर्वर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे अपाची, NGINX, ये सारे। एंड इसका रोल होता है बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट को ब्राउज करवाना एंड डिलीवर करना अपने पेजेस, और एरर वगैरह शो करना। अब ये जो काम करता है ये बेसिकली होस्टिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। अब ये होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग बेसिकली एक लाइव एप्लीकेशन होती है जो कि ऑल द टाइम 24/7 आपकी वेबसाइट को लाइव करके रखती है, मतलब एक्टिव करके रखती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया, अगर वेब पेज आपके कंप्यूटर में लोडेड है आप एंड आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपका वो वेब पेज काम कर रहा होगा, अगर आपने एक्टिव करके रखा होगा तो, विद द हेल्प ऑफ अपाची सर्वर्स वगैरह। लेकिन जैसे ही आपका लैपटॉप बंद हो गया या फिर लाइट चली गई, तब क्या होगा? तब आपका जो वेबसाइट है वो काम नहीं करेगा। अब अगर ऐसा होता तो कंपनीज की वेबसाइट का कितने बार ही ना जाने अनअवेलेबल दिखाती, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। बेसिकली वो कुछ सर्विस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके वेबसाइट को 24/7 होस्ट कर रही होती है। एंड ये जो कंपनीज होती है वो डेडिकेटेडली यही काम करती है।
एंड इसका ग्रेट एग्जांपल है GoDaddy, होस्टिंगर जैसे। आजकल के जितने भी वेबसाइट्स वगैरह है वो ज़्यादातर इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म में होस्ट हो रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, आपका वेबसाइट आपके कंप्यूटर से लेके अपने कंप्यूटर या फिर सर्वर में सेव कर देते हैं, एंड इनका सर्वर आपको इस काम के लिए चार्ज कर रहा होता है कि आप मान लो 1,000 रुपये पर मंथ या फिर 2,000 5,000 रुपये पर ईयर आपको पैसा देना होगा, और जिसके भी आप में आपकी जो वेबसाइट है जो डेली 24/7 एक्टिव रहेगी, जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपके यूजर्स को आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक डोमेन नेम चाहिए होता है जो कि आप GoDaddy या होस्टिंगर से खरीद सकते हो, जो कि बेसिकली नाम होगा जो कि आपके उस लोकेशन से कनेक्टेड होगा जहां पर आपकी फाइल सेव है। फिर आपको इन वेबसाइट से होस्ट करवाने के लिए आपको होस्टिंग सर्विस को खरीदना पड़ेगा, जो कि नाम के साथ आपकी वेबसाइट को होस्ट करेगी, जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट जो है 24/7 एक्टिव रहेगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप देख सकते हो ये हमारे GoDaddy का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ये बता रहा है कि आपको डोमेन नेम चाहिए, मतलब नाम चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, या फिर आप होस्ट करवाना चाह रहे हो। तो उसके लिए ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है कर सकते हो, आपको वेब होस्ट करवाना है कर सकते हो, कैसी वेब होस्ट करवानी है वो भी कर सकते हो, सिक्योरिटी चाहिए वो भी ले सकते हो, नाम चाहिए, डोमेन्स चाहिए वो भी ले सकते हो यहाँ पर खरीद खरीद के, एंड इनके पैकेजेस यहाँ पर लिस्टेड है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन आता है ब्राउजर। ब्राउजर मैंने बताया था कि ये कुछ स्पेशल ऐप होते हैं जो कि इंटरनेट को यूज करने के लिए क्रिएट किया गया है। जैसे ब्राउजर्स लेट यूजर्स व्यू वेबसाइट्स, करेक्ट है जैसे कि अभी बोला। एंड ये कुछ पॉपुलर हमारे ब्राउजर्स हैं जो कि आजकल यूज होता है। गूगल क्रोम ये वाला है जो कि आज ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले मोजिला फायरफॉक्स चलता था क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन बाद में गूगल वालों ने क्रोम निकाला, अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादातर यूज़र क्रोम को ही यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे मोजिला फायरफॉक्स को भी यूज़ करते हैं। एंड एप्पल यूज़र्स एप्पल सफारी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी देखोगे गूगल क्रोम ही या फिर गूगल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, इसकी जो स्पीड है ये ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शंस यही है कि ये HTML CSS मतलब वेबसाइट को सपोर्ट करता है, और हमको काम ही करना है इंटरनेट में मतलब वेबसाइट से रिलेटेड, तो इसको हम यूज कर रहे होते हैं। एंड ब्राउजर की सेटिंग की बात करें, यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग मोजिला फायरफॉक्स लिखा है क्योंकि ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग अभी भी पुराना वर्जन मोजिला फायरफॉक्स ही है, लेकिन आजकल ये बदल के क्रोम हो जाना चाहिए क्योंकि आजकल क्रोम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी मोजिला फायरफॉक्स मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, मैं भी क्रोम ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि क्रोम जो है वो बहुत ही फास्ट है। एंड इसके अंदर जो उसका डैशबोर्ड दिखेगा, मतलब जो UI दिखेगा, उसके अंदर आपको जनरल, होम, सर्च, प्राइवेसी, सिंक जैसे ऑप्शंस दिखेंगे। आई होप आपने आपके फ़ोन में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डाउनलोड करके भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये हमारा स्क्रीन था जहाँ पर हमने क्रोम को ओपन किया है, यहाँ पर आप देखोगे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इससे रिगार्डिंग। एंड ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट टैब कर सकते हैं, या फिर इसके हेल्प से हम प्रीवियस जो भी हमने सेव कर रखा है वेबसाइट उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेसिकली ये फायरफॉक्स का UI है। जैसे फायरफॉक्स खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, एंड सिमिलर टू क्रोम ऐसे ही ऑप्शंस यहाँ पर भी है। फिर एक और चीज एड ऑन्स एंड प्लगइन्स क्या होता है, ये बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स एंड टूल्स होते हैं जो कि हमारी ब्राउजिंग को और अच्छा बना देती है। जैसे कि एड ऑन्स जो होते हैं वो लाइट वेटेड टूल होती है, एंड प्लग इन फुल सॉफ्टवेयर होते हैं। एड ऑन्स जो होते हैं स्पेसिफिक ब्राउजर फीचर को अप्लाई करने के लिए हेल्प करती है, एंड जो प्लगइन्स होती है वो सपोर्ट करती है एक्सटर्नल कंटेंट को। एंड इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज तो आप यहाँ पर आओ, एडवांस में क्लिक करो, ये बेसिकली एक्सटेंशन ही होते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास वेब स्टोर पे अगर जाऊंगा तो आप देखोगे ये सारे टूल्स हैं जो कि मेरे को हेल्प करेंगे मेरे ब्राउजिंग को और अच्छा बनाने के लिए। मैंने भी कुछ डाउनलोड करके रखा है, तो आप देख सकते हो ये सब मैंने डाउनलोड कर रखा है। ऑटो कॉपी जो होता है वो मेरे को कॉपी करने के लिए एक एक्सटर्नल फीचर प्रोवाइड करता है। जिन भी वेबसाइट्स में सिक्योरिटी होती है कि कॉपी करने नहीं देंगे, तो अगर आप
ऑटो कॉपी का इस्तेमाल करोगे तो उसको आप बाईपास करके कॉपी कर सकते हो। ऐसे ही और भी एड-ऑन्स या फिर एक्सटेंशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्राउजर में। फिर आप आज का लास्ट टॉपिक आता है कुकीज। बेसिकली कुकीज खाने वाले कुकीज नहीं होते, ये स्मॉल फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है वेबसाइट्स की, जो कि आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने सर्वर में सेव करने के बजाय ये आपके डिवाइस में सेव कर देते हैं, जिससे कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन लोड करनी है तो वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर या फिर डिवाइस से लोड कर देते हैं। मतलब कुछ पार्ट ऑफ फाइल्स या फिर मेमोरीज कह लो, वो आपके डिवाइस में सेव रहती है फॉर द बेटर यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ दैट वेबसाइट, क्योंकि लोड होने में टाइम लगता है ना। और आप नहीं चाहोगे कि लोड होने में ज्यादा टाइम लगे और आपका मजा किरकिरा हो जाए। तो कंपनीज ज्यादा अच्छे से लोड होने के लिए कुछ रेलिवेंट कुकीज को आपके कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, जैसे आपका यूजर लॉगिन पासवर्ड या फिर कोई रेलिवेंट ऐड जो कि उसको दिखाना ही है, तो वो आपके कंप्यूटर में ही सेव कर देता है। बार बार वो लोड करवाने के लिए उतना मेहनत नहीं करता और ये हार्मलेस होते हैं। और ये जब चाहे आप अपने ब्राउजिंग सेटिंग में जाकर अलाउ या फिर डिसअलाउ भी कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, जहाँ पर हमने इंटरनेट के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को देखे, वेबसाइट्स क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती है, इन सबको डिटेल में देखा। तो आई गेस आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।